Hello everyone, how are you all? Welcome to Idea Infusion by Triumph Academy। आज हम देख रहे हैं आपका चैप्टर 6 जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इशू, जो कि आपका क्लास 12 इकोनॉमिक्स का है, यानी कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक का है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयमेंट की एम्प्लॉयमेंट होती क्या है। स्टेट ऑफ हैविंग पेड वर्क, यानी कि आप किसी के पास काम कर रहे हो और आपको उसके बदले में पैसे मिल रहे हैं, तो ये क्या कहलाया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट। इट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम एंड हेल्प इन इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड। और इन एम्प्लॉयमेंट से हमें क्या मिलती है, इनकम मिलती है। और जब हमें इनकम मिलेगी तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड्स कैसा हो जाएगा, और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, कोई भी ऐसा काम जिसके बदले में आपको पैसे मिले और आपका सोर्स ऑफ इनकम हो, जिससे आपका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, एम्प्लॉयमेंट कहलाई जाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं, एन एक्टिविटी दैट रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज फॉर अ प्राइस और एक्सचेंज, यानी कि कोई सी भी ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर आप कोई सा भी गुड और सर्विसेज बना रहे हैं या फिर प्रोड्यूस कर रहे हैं या बेच रहे हैं और उसके बदले में कुछ पैसा ले रहे हैं या फिर कुछ और चीज़ ले रहे हैं उसके बदले में, तो ऐसी एक्टिविटी क्या कहलाई जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी आपके 3 टाइप की होती हैं, एक होती है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी के अंदर आते हैं आपका जैसे कि जो बेसिक से स्टार्ट होता है, यानी कि जो सबसे बेस लेवल का होता है, एग्रीकल्चर हो गया आपका, फॉरेस्ट्री हो गई आपकी, फिशिंग हो गई, माइनिंग हो गई, ये सबसे फर्स्ट लेवल होता है। तो इसको हम किसके अंदर इंक्लूड करेंगे, प्राइमरी के अंदर। सेकेंडरी के अंदर आएगा आपका कोई सा भी मैन्युफैक्चरिंग का काम, कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम, ये होता है सेकेंडरी। और टर्शरी क्या होती है, जो इन दोनों को कामों में हेल्प करे, वो होगी हमारी टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे बैंकिंग हो गई, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर होगा, ये आपका किसके अंदर इंक्लूड होगा, आपका टर्शरी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूड होगा। अब आगे चलते हैं, एम्प्लॉयमेंट हमने देख लिया, अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ वर्कर कि वर्कर किस टाइप के होते हैं। सबसे पहले आता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होते हैं, ओन अकाउंट वर्कर्स, यानी कि जो खुद का काम करते हैं, यानी कि जिनके खुद के छोटे छोटे बिजनेसेस वगैरह हैं या फिर बड़े भी बिजनेस हैं, और जिन्होंने कुछ लोगों को अपने पास काम पर लगा रखा है। जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड आपके घर के आसपास जितने भी नॉर्मल शॉप्स हैं, वो किसके अंदर इंक्लूड होंगी, आपके सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर। की मतलब एक आदमी की वो दुकान है, उसके अंदर एक आध लड़के काम और कर रहे हैं, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड का पार्ट होगा। और एम्प्लॉयर कौन, इसके अंदर एक एम्प्लॉयर होता है आपका, जो क्या नाम है, बिजनेस चला रहा होता है वो, और उसके साथ लोग भी होते हैं, यानी कि उसके फैमिली मेम्बर भी होते हैं और बहुत सारे वर्कर भी होते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे जॉब्स, ऐसे वर्कर क्या कहलाए जाते हैं, हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड। दूसरा होता है हायर्ड वर्कर। अब हायर्ड वर्कर भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड कौन होते हैं, जिनको आपने परमानेंट अपने पास जॉब पर लगा रखा है और उनकी सैलरी डिसाइड कर रखी है कि आप काम करो मेरे पास, मैं आपको 15,000 रुपये महीना, 20,000 रुपये महीना, 30,000 रुपये महीना, जितना भी होगा वो साल का मैं आप वो महीने का आपको देता रहूँगा, ठीक है। और इसके अंदर आपको और भी बेनिफिट वगैरह मिलते हैं, जैसे कि प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेचुइटी वगैरह हो गई, तो ये सारे होते हैं सैलरी वाले एम्प्लॉयज़, ठीक है। और दूसरा होता है आपका कैजुअल वर्कर। इनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती और ना इनका कोई बेनिफिट होता है, यानी कि अब मुझे ज़रूरत पड़ी, मैंने इनको काम पर लगाया और जब मेरा काम पूरा हो गया तो मैंने इनको हटा दिया, और जब जितना इन्होंने काम करा उस हिसाब से मैंने इनको पैसे दे दिए। तो ये हो गया हमारे कैजुअल वर्कर, ठीक है। दोनों टाइप के आपको वर्कर समझ में आ गए, सेल्फ एम्प्लॉयड भी और हायर्ड भी। अब वर्क फोर्स देखते हैं कि क्या होता है। वर्क फोर्स, पीपल हु आर इंगेज इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, यानी कि जितने भी लोग हमारे प्रोडक्शन की एक्टिविटी के अंदर एनरोल्ड है ना, वो हमारे पास क्या कहलाए जाएंगे, वर्क फोर्स कहलाया जाएगा। यानी कि मेरी एक फैक्ट्री है मान लीजिए, और उसके अंदर 5 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, तो वो मेरी होगी टोटल वर्क फोर्स। और लेबर फोर्स क्या होती है, सम ऑफ एम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉयड हु आर विलिंग टू वर्क। और लेबर फोर्स यानी कि जितने भी लोग देश के अंदर क्या नाम है, काम पर लगे हुए हैं या फिर लगना चाहते हैं, अभी अनएम्प्लॉयड है, वो सब मिलाकर हमारा क्या बनाया जाएगा, लेबर फोर्स। वर्क फोर्स के अंदर जो लोग कर रहे हैं काम, ठीक है, और लेबर फोर्स के अंदर आपके दोनों इंक्लूड होंगे, एम्प्लॉयड भी एज वेल एज अनएम्प्लॉयड पीपल भी, जो कि क्या है, वो आर विलिंग टू वर्क, यानी कि जो कि काम करना चाहते हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, जब क्या नाम है, लोग कैपेबल भी होते हैं काम करने के और काम करना भी चाहते हैं, बट उनको काम नहीं मिलता, ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत टाइप की होती है, तो देखते हैं कौन कौन से टाइप के पास हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है। सबसे पहले आता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि ये कैसे अनएम्प्लॉयमेंट होती है, क्लियरली विजिबल, यानी कि जो हम साफ सीधा आज के टाइम के अंदर देख सकते हैं। इंडिया की क्या सिचुएशन की है कि लोग काम करना चाह रहे हैं बट
जॉब्स लोगों को ढंग की नहीं मिल रही। ऐसी एम्प्लॉयमेंट क्या कहलाई जाती है? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। और एक होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि ये क्या होती है? लिमिटेड टू अ सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर स्पेशली इन एग्रीकल्चर, यानी कि ये जो साल के कुछ काम सीजन तक, क्या नाम है, जो लोग काम पर लगे रहते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, मान लो कोई खेती है वो सिर्फ समर सीजन में हो रही है, ठीक है, तो वो समर सीजन में काम कर रहा है, उसके पास विंटर में काम नहीं है। और ऐसे ही मान लीजिए कोई आदमी फॉर एग्जांपल एसी एयर कंडीशनर रिपेयर करता है, ठीक है, तो उसका काम क्या होगा? सिर्फ समर में ही तो चलेगा, विंटर के अंदर कौन अपना एयर कंडीशनर रिपेयर करवाएगा, ठीक है, तो और वो क्या हो जाएगा? विंटर के अंदर अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहलाई जाती है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि एक इंसान एक सीज़न में तो उसके पास काम है बट दूसरे सीज़न में उसके पास काम नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं तीसरी आ गई आपकी डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? मोर पीपल एम्प्लॉयड देन रिक्वायर्ड लीडिंग टू रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, यानी कि मेरी कंपनी के अंदर मुझे सिर्फ 5 लोगों की ज़रूरत है और मैंने 7 लोगों को लगा रखा है, ठीक है ना, तो जो 2 वो एक्स्ट्रा हैं मेरे पास लोग, उनकी तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, उसकी मुझे कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो 2 लोग एक तरीके से क्या है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है वो, ठीक है ना। अब इसकी वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी के अंदर भी फ़र्क पड़ रहा है। 5 लोगों का काम था, 5 लोग आराम से करते, बट 5 मशीनें, 5 लोग काम कर रहे हैं, बट मैंने कितने लगा दिए अपने पास? 7 लोग काम पर लगा दिए। तो ये जो 2 एक्स्ट्रा बचे वो क्या करेंगे? ज़ाहिर सी बात है उनका तो कुछ काम नहीं होगा ना, वो साथ साथ इनको भी क्या करेंगे? डिस्टर्ब करेंगे, बातों में लगाएंगे या फिर कुछ और तरीके से डिस्टर्ब करेंगे। तो ये लोग भी क्या हो जाएंगे? परेशान हो जाएंगे, ठीक है ना। और जिसकी वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी जो कि 5 एम्प्लॉइज़ में अच्छी हो रही थी वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, और उल्टा मुझे इन 2 लोगों को एक्स्ट्रा पैसे और पे करने पड़ेंगे जो इनकी सैलरी है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग ट्रांजिशन बिटवीन जॉब, यानी कि मैंने एक जॉब छोड़ी और दूसरी जॉब ज्वाइन कर ली। अब एक जॉब जब मैंने छोड़ी उसके बीच में जो दूसरी जॉब मैंने ज्वाइन करी, मानी कि जनवरी में छोड़ी और मैंने अप्रैल में ज्वाइन करी दूसरी जॉब, तो बीच के अंदर जो फेब और मार्च गया उसको क्या बोलूँगा मैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि मैं जब एक जॉब से दूसरी जॉब पर शिफ्ट हो रहा था तो उन बीच के 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में मेरे पास काम नहीं था, मैं अनएम्प्लॉयड था, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। या फिर आता है आपका स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ड्यू टू मिसमैच बिटवीन स्किल एंड जॉब रिक्वायरमेंट, यानी कि मुझे जो जॉब रिक्वायरमेंट चाहिए वो सामने वाले के पास वो स्किल नहीं है, ठीक है। मान लीजिए मुझे एडिटर की नीड है बट सामने वाले को क्या आता है? टैली वगैरह आता है, ठीक है, तो मतलब मेरे किसी काम का नहीं है वो, क्योंकि मुझे टैली की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? एडिटिंग की ज़रूरत है। तो फिर ये इसी टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहलाई जाती है? स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट। और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? कॉज्ड बाय इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, जो क्या नाम है, इकोनॉमिक डाउनटर्न्स वगैरह आते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह आते हैं, उसकी वजह से जो लोग बेरोज़गार हो जाते हैं, उस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। आई होप आपको ये सारी अनएम्प्लॉयमेंट समझ में आ गई हैं। अब देखते हैं इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके से मेजर की जाती है। सबसे पहले आता है यूजुअल स्टेटस अप्रोच, यानी कि लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट कंसीडर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ओवर अ ईयर, यानी कि ये 1 साल के अंदर नापी जाती है कि 1 साल के अंदर कितने लोग देश के अंदर अनएम्प्लॉयड थे। और करंटली वीकली स्टेटस यानी CWS अप्रोच, ये 1 वीक की होती है कि 1 वीक के अंदर कितने लोग अनएम्प्लॉयड थे। और CDS यानी कि ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है, क्योंकि ये हर दिन नापी जाती है कि आज के दिन हमारे देश के अंदर कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो 3 टाइप के हो गए, यूजुअल स्टेटस जो कि पूरे साल की नापी जाए, लॉन्ग टर्म की हो गई है, करंट वीकली, CWS अप्रोच यानी 1 हफ्ते की, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ईयर, वीक, और ये होगा ईच डे, ठीक है। CDS क्या होगा? ईच डे। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकालते हैं? आपको इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है कि आप एक देश के अंदर इतने अनएम्प्लॉयड पीपल हैं और लेबर फोर्स इतनी है, उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो अपॉन में, ये फॉर्मूला है आपका, तो आपका क्या निकल जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकल जाएगा। इसके ऊपर आपकी केस स्टडी आ सकती है, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से करिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। अब 2 टाइप के सेक्टर होते हैं हमारे, एक होता है फॉर्मल सेक्टर, होता है इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर कौन से होते हैं? जो पूरे रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट के पास और वो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन से
काम करते हैं। तो इस टाइप के सेक्टर क्या कहलाए जाएंगे, फॉर्मल सेक्टर। और यहाँ पर अगर कोई भी इंसान काम करता है तो उसको जॉब सिक्योरिटी दी जाती है, उसकी वेजेस फिक्स होती हैं और उसको हेल्थ इंश्योरेंस, पीएफ, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। यानी कि यहाँ पर काम करने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं हमारे फॉर्मल सेक्टर के अंदर काम करने के। दूसरा आता है इनफॉर्मल सेक्टर। तो ये इससे कि पूरा अपोजिट है, ये रजिस्टर्ड है और ये अनरजिस्टर्ड होता है। ना यहाँ पर कोई जॉब सिक्योरिटी होती है और ना ही कुछ ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, ठीक है। और इंडिया की वर्कफोर्स अराउंड 90% कहाँ पर इनरोल्ड है, इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर इंक्लूड है। इसके अंदर क्या क्या आ गया, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स आ गए, छोटे मोटे ट्रेडर आ गए, डोमेस्टिक वर्कर्स आ गए। तो ये सब क्या हो गया, हमारा इनफॉर्मल सेक्टर का पार्ट हो गए। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब रीज़न क्या है कि लोग ज़्यादातर इनफॉर्मलाइजेशन की तरफ जाते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जाते हैं, क्योंकि एक तो ये है कि फॉर्मल सेक्टर के अंदर बहुत स्लो ग्रोथ होती है, इतनी जल्दी आपको वो नहीं मिलता, क्या नाम है, जो कि आप एक जगह से प्रमोट होकर दूसरी जगह जाते हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिलता बेसिकली, ठीक है ना। तो इनफॉर्मलाइजेशन के अंदर ये एक मेन रीज़न है कि आपको इसके अंदर जो इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं, आपका प्रमोशन ईजिली हो सकता है इन सेक्टर्स के अंदर। और अब आज के टाइम में आउटसोर्सिंग भी हो गई और कॉन्ट्रैक्ट वर्क बहुत ज़्यादा वगैरह मिलने लगे, तो ये भी एक आपका रीज़न है इनफॉर्मलाइजेशन का, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हाई कंप्लायंस कॉस्ट फॉर बिजनेस टू रजिस्टर फॉर्मली के, और अगर किसी इंसान को अपना फॉर्मली बिजनेस रजिस्टर कराना है तो उसकी बहुत ज़्यादा आज के टाइम में कॉस्ट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा उसका खर्चा हो चुका है, ठीक है। अब देखते हैं एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स इन इंडिया। अब देश का हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी एग्रीकल्चर टू सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग एंड टर्शरी सेक्टर। यानी आज़ादी के टाइम पर हमने जैसे कि शुरू के चैप्टर्स में देखा है कि हम किस पर डिपेंडेंट थे, प्राइमरी सेक्टर पर। प्राइमरी सेक्टर में आपको ऊपर बता चुका हूँ, जो आपकी एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, ये सब चीज़ें किस पर हैं हमारी। तो हम ज़्यादातर आज़ादी के टाइम पर, आज़ादी से पहले किस पर डिपेंड थे, इन खेती बाड़ी पर ही डिपेंड थे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम किसकी तरफ थोड़ा शिफ्ट होने स्टार्ट हुए, सेकेंडरी और टर्शरी। सेकेंडरी भी आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, और टर्शरी भी आपको पता है जो कि आपका सर्विस सेक्टर है। सर्विस में क्या क्या इंक्लूड होगा आपको पता है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब चीज़ें, ट्रांसपोर्ट वगैरह, ये सब चीज़ें आपका टर्शरी के अंदर इंक्लूड होगा। अब जेंडर एंड एम्प्लॉयमेंट, लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के आज के टाइम में भी क्या है, मेल्स वर्कर ज़्यादा हैं और फीमेल वर्कर हमारे देश के अंदर कम है। और आज भी जेंडर वेज के होता है हमारे देश के अंदर, ठीक है ना, कि जैसे कि सेम काम के औरतों को कम पैसे मिलते हैं और आदमियों को ज़्यादा, ठीक है। और रूरल वर्सेस अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, वो एम्प्लॉयमेंट, सॉरी, अनएम्प्लॉयमेंट इतना पढ़ लिया कि अनएम्प्लॉयमेंट यही दिमाग में घूम रहा है। तो रूरल वर्सेस अर्बन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। रूरल एरियाज़ के अंदर क्या क्या काम होते हैं ज़्यादातर, या तो एग्रीकल्चर होगा, खेती बाड़ी होगी, या फिर इनफॉर्मल वर्क होगा। वहाँ तो कोई फॉर्मल बिजनेस नहीं होंगे ना, वहाँ ना ज़्यादा कोई कंपनीज होंगी गवर्नमेंट की, या ना रजिस्टर्ड बिजनेस वगैरह होंगे। तो ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, या तो खेती बाड़ी करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, और दूसरा क्या है अपना इनफॉर्मल वर्क कर रहे होंगे, कुछ बिजनेस या फिर किसी वेंडर वगैरह के पास काम कर रहे होंगे। और अर्बन एरिया के अंदर क्या है, ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के अंदर बहुत ज़्यादा वो है, अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। अर्बन एरिया के अंदर, शहरों के अंदर, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और सर्विस सेक्टर भी शहरों के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रो होता जा रहा है, ठीक है। तो गांव के अंदर ज़्यादातर चीज़ें क्या है, एग्रीकल्चर और इनफॉर्मल वर्क। और अर्बन एरियाज़ के अंदर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज के अंदर। अब देखते हैं एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, मेजर इन परसेंटेज चेंज इन एम्प्लॉयमेंट विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी ग्रोथ। यानी कि एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी हम परसेंटेज के अंदर निकालते हैं। ये क्या होती है कि मतलब कितनी परसेंटेज चेंज हुई हमारी जीडीपी के चेंज। हाँ, तो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी होती है कि आपकी मतलब कितना एम्प्लॉयमेंट चेंज हुई और जीडीपी के ग्रोथ होने से। मान लीजिए कि आपकी 2% जीडीपी बढ़ गई देश की, तो उस हिसाब से आपके एम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ी देश के अंदर, ठीक है। तो ये क्या होती है, हमारी एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी होती है। लो इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि जॉबलेस ग्रोथ, यानी ग्रोथ तो हो रही है बट लोगों के पास जॉब नहीं है, ठीक है। विदाउट व्हेन वेयर जीडीपी ग्रोज विदाउट अ कॉरस्पॉन्डिंग राइज इन जॉब्स, जो मैंने बात बताई वही सेम चीज़ कि जीडीपी तो बढ़ रही है बट जॉब्स नहीं बढ़ रहे हैं देश के अंदर। ये होती है अपनी एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी के अंदर जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है।
प्रॉब्लम क्या क्या है हमारी इनफॉर्मलाइजेशन सेक्टर के अंदर कि लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी की, ना कोई पेंशन मिलती, ना कुछ इंश्योरेंस होता, ना कुछ पीएफ वगैरह मिलता, ये जितने भी इनफॉर्मल वर्कर होते हैं। तो एक प्रॉब्लम तो ये हो गई। दूसरा क्या है, लो वेजेस एंड एक्सप्लॉयटेशन। लो wages and exploitation, इनफॉर्मल वर्कर ऑफन रिसीव वेजेस बिलो द मिनिमम वेज, यानी कि जो भी इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर होते हैं उनको लोग कुछ भी वेज दे देते हैं, कुछ भी दिहाड़ी दे देते हैं, मतलब जो डिसाइडेड होती है उससे भी कम दे देते हैं। वो उस चीज़ के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकते। तो इस तरीके से उनका क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। और पुअर वर्किंग कंडीशन, ना यहाँ पर प्रॉपर सेफ्टी मेजर होते, ना हेल्थ केयर का कुछ ध्यान रखा जाता। तो वर्किंग कंडीशन भी यहाँ पर क्या होती है, इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है। अब तो सॉल्यूशन क्या क्या है इसका, जो इनफॉर्मलाइजेशन है, सबसे पहले है सिंप्लीफाइंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर इनफॉर्मल एंटरप्राइजेज, यानी जितनी भी इनफॉर्मल एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो चीज़ आसान कर दिया जाए, ताकि जितने भी इनफॉर्मल सेक्टर हैं सारे किस में कन्वर्टेड हो जाएं, हमारे फॉर्मल सेक्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाएं। एक्सटेंडिंग सोशल सिक्योरिटी टू इनफॉर्मल वर्कर, यानी जितने भी इनफॉर्मल वर्कर हैं उनको ये सब चीज़ें बेनिफिट दिए जाएँ, जैसे हेल्थ केयर के, इंश्योरेंस के, ये सारे बेनिफिट उन लोगों को दिए जाएँ। और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कराया जाए लोगों के लिए, ताकि वो ट्रांजिशन वर्कर से क्या बन जाए, फॉर्मल सेक्टर के अंदर जॉब पा सकें। ठीक है ना। तो ये है हमारा सॉल्यूशन फॉर इनफॉर्मलाइजेशन। और गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। सबसे पहले मनरेगा, जो कि 2005 में आया था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो था ये। ठीक है। इसके अंदर लोगों को 100 दिन का कम से कम क्या दिया जाता था, काम दिया जाता था। जितने भी रूरल हाउस होल्ड के लोग थे, जितने भी गाँव के लोग थे, उन लोगों को क्या दिया जाता था, 100 दिन का काम दिया जाता था। इन इसके अंदर क्या क्या फोकस किया गया, एसिड क्रिएशन पर, और ताकि हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, यानी कि सड़क बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, ये सब चीज़ें उनको 100 दिन के सब लोगों को काम दिए गए। ठीक है ना। तो ये तो मनरेगा स्टार्ट हुआ था हमारा 2005 में गवर्नमेंट के इनिशिएटिव में। और नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन जो NRLM है, वो क्या था, किस पर फोकस करता था, एम्स एट एनहेंसिंग लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द रूरल पुअर थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी उनको थोड़ा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में नॉलेज दी गांव के लोगों को, ताकि वो अपना लिवलीहुड थोड़ा अच्छा कर सकें। स्किल इंडिया मिशन स्टार्ट हुआ था, फोकस ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट टू इंक्रीज एम्प्लॉयबिलिटी। ठीक है। इसके अंदर स्किल डेवलपमेंट वगैरह पर फोकस करा गया, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयड करे जाएं। स्टार्टअप इंडिया भी स्टार्ट हुआ था इंडिया के अंदर, प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, ताकि लोग एंटरप्रेन्योर बने, अपने नए नए बिजनेस लेकर आएँ, क्रिएटिविटी लेकर आए हमारे देश के अंदर, और अपना कुछ बड़ा बिजनेस स्टार्ट करें। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP भी स्टार्ट हुआ था। ठीक है। सब्सिडीज़ दी गई, जितने भी माइक्रो एंटरप्राइजेस थे, जो जो छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करने वाले लोग थे, उनको सब्सिडीज़ दी गई, पैसे दिए गए, ताकि वो अपना बिजनेस ग्रो कर सकें। ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट के चैलेंजेस क्या क्या हैं, एक तो वही जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, GDP तो बढ़ रही है बट जॉब क्रिएट नहीं हो रही हमारे देश के अंदर। दूसरा क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्या नाम है, जिस हिसाब से लोगों के पास स्किल है उस हिसाब से लोग उससे कम ही काम कर रहे हैं। ठीक है ना। और कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ठीक है। इंक्रीजिंग शिफ्ट टू कैजुअल और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादातर आज लोग कैजुअल वर्क कर रहे हैं या तो फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क कर रहे हैं। और लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट, जो लोगों के पास स्किल है वो इंडस्ट्री को चाहिए नहीं, और जो इंडस्ट्री को चाहिए वो लोगों के पास है नहीं। तो ये है 4 हमारी चैलेंजेस एम्प्लॉयमेंट की क्यों नहीं है हमारे देश के अंदर। एक तो जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, दूसरा अंडर एम्प्लॉयमेंट, तीसरा कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, फोर्थ आ गया आपका लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट। अब सजेशन क्या क्या हो सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट देश के अंदर अच्छी हो। एक तो कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लाए जाएँ। ठीक है। जैसे कि डेयरी फिशेस की तरफ लोगों को डाइवर्सिफाई किया जाए खेती से, और इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इरिगेशन, कि मतलब थोड़ा ये टेक्नोलॉजी लाई जाए, इरिगेशन फैसिलिटी देश के अंदर अच्छी की जाए। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, जो जितने भी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उन लोगों को प्रमोट किया जाए। इन्हेंसिंग मैन्युफैक्चरिंग थ्रू मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, इंडिया के अंदर, ताकि मैन्युफैक्चरिंग अच्छी हो। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम,
ठीक है। स्किल डेवलपमेंट स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम किए जाएँ। इनकरेजिंग इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल ट्रेनिंग, यानी कि जितनी भी मतलब जिस चीज़ की भी ज़रूरत है इंडस्ट्री के अंदर, बच्चों को स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर वो चीज़ें सिखाई जाएँ। लेबर रिफॉर्म, ठीक है, लेबर लॉ को सिंप्लीफाई किया जाए, जो जितना भी कंप्लायंस बर्डन है ताकि वो कम हो, और इंश्योरिंग मिनिमम वेजेस एंड बेटर वर्किंग कंडीशन, और जितने भी लेबर हैं उनको कम से कम अच्छी वेजेस मिलें और उनको वर्किंग कंडीशन भी अच्छी मिलें, ठीक है। और वही MSMEs जो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेज वगैरह हैं, उन लोगों को प्रमोट किया गया। क्रेडिट कार्ड और टेक्नोलॉजी वगैरह लाई गई, ठीक है। क्रेडिट कार्ड, सॉरी कह रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड कह रहा हूँ, इनको क्रेडिट दिया गया, उधार दिया गया पैसा, ताकि वो अपना बिजनेस ग्रो करें। और सोशल सिक्योरिटी, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड इंश्योरेंस फॉर इनफॉर्मल वर्कर। तो की टर्म इसके अंदर क्या क्या आपकी आ सकती हैं। सबसे पहले आता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ये कैसे निकालते हैं हम, लेबर फोर्स को किससे डिवाइड करेंगे, जितनी भी पॉपुलेशन है हमारी और जिसकी उम्र 15 साल से ज़्यादा है उसको 100 से मल्टीप्लाई करके, ये होता है हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है। और WPR कैसे निकालेंगे, वर्क फोर्स अपॉन पॉपुलेशन इंटू 100, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, परसेंटेज चेंज इन एम्प्लॉयमेंट, परसेंटेज चेंज इन GDP, ये सब हमने ऊपर देख लिया। ये आपके अंदर आता है लास्ट के अंदर कंक्लूजन, जिसके आप रीडिंग कर सकते हैं, जो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आई होप आज की वीडियो समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको चैप्टर 7 के साथ कल। थैंक यू सो मच।